नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो सीजीआई ने कहा है कि ये ध्रुवतारे की तरह है और इसे नष्ट नहीं कर सकते। संविधान की पहचान भी है। कहाँ बोल रहे थे वो? नानी पालकीवाला मेमोरियल व्याख्यान में मुंबई में बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में आप जितने भी संशोधन कर लें, क्योंकि इसको आपको संविधान निर्माताओं ने इसे आपकी निगरानी में छोड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुवतारे की तरह है। ये जटिल रास्तों पर मार्गदर्शन करता है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी सवाल उठाए थे, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम पर कार्यपालिका और न्यायपालिका में लड़ाई छिड़ रही थी। आप अपनी पीढ़ी की ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं, तो ये भी उन्होंने कहा। और संविधान एक अनमोल विरासत है और आप इसकी पहचान को नष्ट नहीं कर सकते। उन्होंने गौरव की बात भी कहा। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों ने भी ये अपनाया है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ये है। और इससे मिलते जुलते सिद्धांत जो मूल ढांचे का है वो दक्षिण कोरिया, जापान, कुछ लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में भी वो जो अपनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इतने लोगों ने इसको अपनाया है, इससे बड़ी श्रद्धांजलि से क्या हो सकती है। चलिए देखते तो ये ढांचा है क्या। मूल विचार कहाँ से आया इसका? जर्मनी के संविधान से। ऐतिहासिक निर्णय किसका था इसमें? केशवानंद भारती मामले में। यहाँ पर संविधान की मूल संरचना वाक्यांश का पहली बार प्रयोग किया गया। तत्व कौन कौन से हैं? जैसे संविधान इसमें सर्वोच्च है, संसदीय प्रणाली मूल ढांचे में है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति है, और फिर अनुच्छेद 32, 136, 141 और 42 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, 226 और 27 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ भी हैं। महत्व क्या है इसका? कि इसने जो है केंद्रीय आदर्शों को, संविधान के जो केंद्रीय आदर्शों को कमज़ोर कर सकती है कोई भी सरकार, उस पर उसकी शक्ति को सीमित किया है। आलोचना क्या है? इसका भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। और इसके अलावा न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना की कोई विशेष परिभाषा भी नहीं दी गई है। मूल संरचना के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है कि अत्यधिक शक्ति भी ग्रहण कर ली है। तो इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ? तो पहला था शंकरी प्रसाद मामला 1951 का और सज्जन सिंह मामला 1965 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद जो है पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। गोलकनाथ का मामला है 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और यह शक्ति किसके पास थी? केवल संविधान सभा के पास थी ये शक्ति। फिर संसद लेके आई 24वां संशोधन अधिनियम 1971। उसने इस निर्णय को बदलने की कोशिश की। फिर तीसरा केस आया केशवानंद भारती। यहाँ पे ही संविधान के, यहाँ 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे या फिर आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है। तो पहली बार इसी में आया ये। फिर चौथा केस था नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 का। इसमें आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई, और 39वां जो संशोधन था 1975, जो संशोधन सरकार लेके आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, उसे भी अमान्य करार दे दिया। पांचवा केस आया था मिनर्वा मिल्स का, जो कि 1980 का है। इसमें मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में न्यायिक पुनर्विलोकन और सामंजस्य को बुनियादी ढांचे में जोड़ दिया गया, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन आ गया अब इसमें। फिर छठा केस था बामन राव बनाम भारत संघ 1981 का मामला। इसमें क्या किया? इसमें केशवानंद भारती मामले के बाद के जितने भी संवैधानिक संशोधन है उस पर मूल ढांचे का सिद्धांत लागू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सातवां केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992 का। इसमें विधि के शासन को बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा घोषित कर दिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विधि के शासन का कब आया बुनियादी ढांचे में, तो इंदिरा साहनी मामला 1992 में। आठवां केस जो लास्ट था, इसमें एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ था 1994 में। इसमें भी कुछ चीज़ें आधारभूत संरचना में जोड़ी गई, जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय को जोड़ा गया। तो ये था मूल ढांचे का सिद्धांत का पूरा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।